लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्निप्स वगैरह देखे थे। मैंने आपको बताया था कि कैसे इसका कन्वेंशन है। ग्रीन वाले को कौन से ग्रीन वाले का कौन सा कन्वेंशन है, किस नाम से बोलते हैं ग्रीन वाले को? ग्रीन वाला जी जी, फटाफट। राइट कर्व, वेरी गुड। जी से राइट कर्व, राइट कर्व, गुड। राइट हैंड तो नहीं बोलते? राइट हैंड तो नहीं बोलते? राइट हैंड। राइट हैंड बोलते हैं कि राइट हैंड? चलो बढ़िया, एटलीस्ट ये मिसकंसेप्शन नहीं है सबको। बहुत बढ़िया बच्चों। ग्रीन यानी कि राइट कर्व, रेड यानी कि लेफ्ट कर्व, और ये येलो डर्टी फेलो, स्ट्रेट कट के लिए, स्ट्रेट कर्व के लिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें देख 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 ली थी हम लोगों ने। और इसका मटेरियल भी किसी ने मुझे बताया था कि इसका आई थिंक हार्डन स्टील होता है, कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील। और क्या बहुत सारी चीज़ें देखी थी हम लोगों ने इसके अंदर कि कौन कौन सी स्निप्स को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, कौन से साइड का मटेरियल बेसिकली कर्व होगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डिपेंड करेगा कि आप कौन से वर्क पीस पे काम कर रहे हो, किस लोकेशन पे काम कर रहे हो। इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखने के बाद आप ये स्निप्स पर्टिकुलर यूज़ करोगे। इसका एज सच ऐसा कुछ नहीं कि लेफ्ट हैंड में पकड़ना है स्निप को या राइट हैंड में पकड़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि कर्व कौन सी साइड में मेटल होगा उसके बेसिस पे हम लोगों ने राइट कर्व, लेफ्ट कर्व और स्ट्रेट कर्व या स्ट्रेट कट निकाल के रखा हुआ है, स्ट्रेट स्निप्स। ये सारी चीज़ें थी, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और ये चीज़ हमने देखी थी कि ये बेसिकली शीट मेटल को काटने के लिए काम आएगा। शीट मेटल यानी कि शीट वाले चीज़ें, और ख़ासकर एल्यूमिनियम के अलॉयज़ वगैरह, इन सब को काटने के लिए हम लोग एविएशन स्निप्स का यूज़ करते हैं। ये 3 टाइप के स्निप्स हम लोगों ने कल डिस्कस किए थे। फिर हैक्सॉस देखे थे हमने। हैक्सॉस में हमने देखा था ये डिश क्यों तमंचा वाला, पिस्टल वाला, और ये स्ट्रेट वाला हैक्सो, तमंचे वाला डिस्को और ये स्ट्रेट वाला डिस्को यानी कि हैक्सो। इनका ब्लेड का मटेरियल अलग अलग आता है, और ये खासकर हमें बड़े पीसेस को काटने के लिए काम आते हैं हैक्सॉज। और ये तो था सिर्फ हैंड हैक्सो, अभी पावर हैक्सो भी है जो कि वर्कशॉप में लगा हुआ है। बहुत अच्छे से कुछ लोगों ने उसके ऊपर काम भी किया हुआ है, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल यूजिंग एनी ऑफ द टूल्स। और दूसरी चीज़, केयर ऑफ़ टूल्स हम लोग कर चुके हैं, कंट्रोल ऑफ टूल्स भी कर चुके हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। बाकी एक चीज़ थी इसके अंदर की जो टीथ है इसके, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहने चाहिए, यानी कि कटिंग जब भी आप कर रहे हो तो वो फॉरवर्ड स्ट्रोक में होनी चाहिए, बैकवर्ड स्ट्रोक में कटिंग नहीं करनी है। बैकवर्ड स्ट्रोक में सिंपली आराम से ये हैक्सॉ पीछे आना चाहिए। जब फॉरवर्ड स्ट्रोक मारोगे तब मटेरियल कट होना चाहिए। और हैक्सॉज आप तब यूज़ करोगे जब आपको ज़्यादा मटेरियल काटना है। अगर मैं आपको ऑप्शन देता हूँ कि ज़्यादा मटेरियल काटना है, उसके लिए आप फाइल्स यूज़ करोगे या फिर हैक्सॉ यूज़ करोगे, तो योर आंसर शुड बी हैक्सॉ। हैक्सॉ। ये जो ब्लेड है यूजुअली ये 10 इंच का ब्लेड आता है, फ्लेक्सिबल ब्लेड रहेगा ये। और यहाँ पे जो नट लगे हुए होते हैं, जैसे ये विंग नट है, ये विंग नट की हेल्प से हम इसको टाइट करते हैं। इसके अंदर स्लॉट्स दिए रहते हैं, यहाँ पे ऐसे करके स्लॉट्स दिए होंगे, उन स्लॉट्स में आप इसको फंसाओ और फिर इसको टाइट कर दो। इतना भी टाइट नहीं करना कि ब्लेड टूट जाए। ये सारी चीज़ें थी हैक्सॉ से रिलेटेड जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चिन्मय जी कुछ लिख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। जितने नंबर ऑफ़ टीथ ज़्यादा होंगे उतनी अच्छी फिनिशिंग होगी। बहुत बढ़िया चिन्मय, ये भी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। पिच भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जितने जैसे 1 इंच का एरिया है, 1 इंच का ये लेंथ है, लेट्स सपोज ये लेंथ है 1 इंच। इस 1 इंच में कितने नंबर ऑफ़ टीथ्स आ गए हैं हैक्सॉ के, दैट इज़ नोन एज अ पिच। ये पिच है। और यूजुअली हम लोग पे इंचेस वगैरह में ही डील कर रहे हैं, तो हम लोग इंचेस से रिलेटेड ही करेंगे। अदरवाइज़ आपको फिर सेंटीमीटर, जैसे 1 सेंटीमीटर में कितने टीथ आ गए उसको भी पिच बोलेंगे। डिपेंड करेगा कि कौन सा सिस्टम आपने यूज़ करा है। 1 इंच के अंदर, 1 इंच के अंदर कितने नंबर ऑफ़ टीथ्स आ रहे हैं, दैट इज़ नोन एज पिच। और पिचेस हो सकती हैं 14, 18, 24, 32। ये फाइनर टीथ की तरफ जाएंगे। जितना ज़्यादा फाइन टीथ रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा फिनिशिंग आएगा, उतना ज़्यादा ही हमको अच्छा वर्क पीस मिलेगा। बट द पॉइंट इज़ वहाँ पे कटिंग टाइम भी बढ़ जाएगा, तो कटिंग में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। और बाकी तो सारी चीज़ें हो गई थी इसके अंदर डिस्कस। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था, ये चीज़ल रह गया था, नहीं चीज़ल, अभी रुको, चीज़ल भी शुरू करते हैं।
चिज़ल शुरू करते हैं। चिज़ल शुरू करेंगे एक वीडियो के साथ में, तो चिज़ल पता चलेगा। छैनी छैनी फाइल्स गाइस, फाइल के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये रह गया था डिस्कशन, इसके ऊपर चल ही रहा था। इसके बेसिक शेप्स देख लिए थे हम लोगों ने। मैंने आपको बताया था कि इसके मल्टीपल क्लासिफिकेशन है, अलग अलग तरीके से क्लासीफाई करके रखा हुआ है। जैसे अगर हम लोग इसकी फिनिशिंग के बेसिस पे अगर इनको क्लासीफाई करते हैं, कहीं पे लिख लेना, या तो वीडियो में तो चल ही रहा है तो ये रिकॉर्ड हो ही रहा है। सो फिनिशिंग के बेसिस पे अगर हम लोग इन फाइल्स को क्लासीफाई करेंगे, कोई भी टाइप की फाइल हो, कोई भी शेप हो, उसमें हम लोग 3 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन है, एक स्मूथ फाइल होगी, स्मूथ फाइल। फिर आएगी सेकेंड कट, एंड देन उसके बाद में बास्टर्ड फाइल। स्मूथ फाइल, सेकेंड कट एंड बास्टर्ड फाइल। सो स्मूथ यानी कि बहुत ही ज़्यादा स्मूथ फाइल्स होगी, उसके पिच बहुत ज़्यादा होगी। इसमें भी पिच का मीनिंग वही है बच्चों कि 1 इंच के अंदर कितने कटिंग एजेस हैं आपके पास में। एजेस यानी कि ये वाली जो ये ग्रूव्स बने रहते हैं इसके ऊपर, फाइल्स के ऊपर, उनको बोलते हैं हम लोग ग्रूव्स। तो ये जितने नंबर ऑफ ग्रूव्स होंगे एक पर्टिकुलर इंच में, उसको हम लोग बोलेंगे पिच। और जितना अच्छा पिच होगा उतना ही अच्छा फिनिशिंग आपको मिलेगा मटेरियल के ऊपर। सो ऐसी चीज़ें हैं। तो स्मूथ वाला ज़्यादा फिनिशिंग देगा, सेकंड कट आपको थोड़ी सी कम फिनिशिंग देगा, जबकि बास्टर्ड फाइल आपको ज़्यादा मटेरियल काट के देगा बट उसमें फिनिशिंग उतनी अच्छी नहीं आएगी। तो ये चीज़ थी इसके अंदर क्लासिफिकेशन, एक ये टाइप का। दूसरा क्लासिफिकेशन हम लोगों ने शेप के बेसिस पे देख ही लिया था। फ्लैट फाइल यानी कि सर्फेसेस इसके फ्लैट होंगे दोनों साइड से। सेमी सर्कुलर फाइल यानी कि इसका शेप ऐसा होगा सामने की तरफ से। हाफ राउंड फाइल भी बोलते हैं इसको। ये ट्रायंगुलर फाइल है, स्क्वायर फाइल है, सर्कुलर फाइल है, डिपेंड करेगा कि शेप कैसा है और किस ग्रुप में हमको कौन सी फाइल यूज़ करनी है, वो डिपेंड करेगा इनके शेप के ऊपर। तो ये चीज़ हमने देखी थी। उसके बाद में एक और क्लासिफिकेशन है गाइस कि आपकी फाइल सिंगल एंगल है या डबल एंगल टाइप में है। जैसे कि अगर आपके पास में इस तरीके के ग्रूव्स बने हुए होंगे, सिर्फ इस टाइप के, इस टाइप के, इस टाइप के, तो आप इसको सिंगल बोलोगे। जबकि सेम उसी फाइल के ऊपर अगर आपको कुछ ऐसे कट भी दिख जाते हैं, ऐसे कट भी दिख जाते हैं, ये लो ऐसे टाइप के कट दिख जाते हैं, तब वो आप उसको डबल नाम दोगे। ठीक है, तो ये 2 क्लासिफिकेशन हम लोगों ने इसके भी कर रखे हैं। डिपेंड कर रहा है कि इसके ग्रूव्स का शेप कैसा है या कितने एंगल पे इसको करके अपने ने रखा हुआ है यूजुअली। ओके, तो ये चीज़ थी। अच्छा, और उसके बाद में थी नॉर्मल फाइल्स हम लोगों ने देखी थी, जो काफ़ी नॉर्मल फाइल्स थी। उसके बाद में बेसिकली हम लोगों ने नीडल फाइल्स देखी थी। नीडल फाइल्स यानी कि जो छोटी टाइप की फाइल्स होती हैं, और वो वाली फाइल्स को हम लोग बेसिकली एल्यूमिनियम या फिर बहुत ही सॉफ्ट मेटल के ऊपर फिनिशिंग करने के लिए यूज़ करते हैं नीडल फाइल्स को। नीडल फाइल का साइज़ बहुत छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल फाइल्स। तो ये चीज़ इसके अंदर आपको ध्यान रखने की है। ठीक है गाइस, अभी फिर आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। फाइलिंग तो सबने करी होगी, और पहले वाले ग्रुप को तो मैंने ज़बरदस्त तरीके से फाइलिंग करवाई है। अच्छा, और एक देखो ज़रा, यहाँ पर एक मज़ेदार वाली फाइल है, ये वाली नाइफ और टेपर फाइल। नाइफ टेपर फाइल या नाइफ फाइल भी बोल सकते हो इसको। ये इसका शेप ऐसा रहेगा नाइफ एज टाइप में। जैसा नाइफ का होता है ना, एक साइड एकदम शार्प होती है, ये वाली साइड इसकी शार्प होगी और दूसरी साइड इसकी ब्लंट होगी। कैसे समझाऊं मैं इसको। ये रहा, ये देखो, ये लिखा हुआ, ये बना हुआ है तो साइड में ये देखो, इसका लेफ्ट साइड व्यू बना हुआ है। देखो गाइज, इंजीनियरिंग ड्राइंग तो पढ़ा है ना सबने, तो ये यहाँ पे उसका लेफ्ट साइड व्यू बना हुआ है। ये ऊपर से देखो थोड़ा सा ब्लंट है, नीचे की तरफ आते आते ये शार्प हो गया है, ऐसे करके रहेगा इसका एजेस। तो ये वाला एज शार्प है, यानी कि ये वाला पोर्शन ये है, और ऊपर वाला पोर्शन ये इधर जा रहा है, ये वाला पोर्शन इधर है। ठीक है, तो नाइफ फाइल, इसको नाइफ फाइल भी बोलते हैं। अच्छा, फाइल्स के जो क्लासिफिकेशन के बाद में हम लोग देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन किस तरीके से, क्या बोलते हैं। जैसे कि ये जो पोर्शन है, जो इसका जीप जैसा बाहर निकला हुआ है, ये वाले हील से, इस वाले पोर्शन से, जो कि ये पूरा का पूरा जाएगा किसी भी हैंडल के अंदर। ये वाला पोर्शन हम लोग यूजुअली हैंडल के अंदर रखते हैं, और नॉर्मली वो या तो वुड का रहेगा या प्लास्टिक का रहेगा। तो उसके अंदर जो ये पोर्शन जा रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं टैंक। ये वाला जो पोर्शन है, इसको बोलते हैं हील। और उसके बाद में जो लेंथ लेते हैं हम लोग, हील से लेके कंप्लीट पॉइंट या टिप तक, ये जो लेंथ हम लोग कैलकुलेट करते हैं किसी भी फाइल की, उसको हम लोग हील से कैलकुलेट करते हैं टू द एंड ऑफ द फाइल। इसको बोलते हैं फेस, दिस इज़ द एज। बाकी और क्या चीज़ें हैं, हाँ, सिंगल कट और डबल कट में आपको बता चुका हूँ। सिंगल कट इन द सेंस कि इस तरीके से रहेगा, ये देखो ऐसे सिंगल कट, ये वाला, ये लो सिंगल कट। अगर फाइल में आपको ऐसे टाइप के ग्रूव्स मिलते हैं तो ये सिंगल कट हो गया। लेकिन अगर आपको फाइल में कुछ ऐसे टाइप के ग्रूव्स मिल जाते हैं, जैसे ये वाले टाइप के ग्रूव्स होंगे,
ऐसे ऐसे करके लाइक दिस एंड देन फर्दर लाइक दिस, ऐसे टाइप के भी ग्रूव्स आपको मिलेंगे। तो ये डबल कट है, ये डबल कट है, इसमें ज़्यादा मटेरियल कट हो जाएगा, अच्छा खासा मटेरियल कट हो जाएगा। ठीक है, ये सिंगल कट फाइल है, देखो ये वाली सिंगल कट फाइल है, देखो एक ही साइड में ये इसके ग्रूव्स आ रहे हैं, ये देखो ये ठीक है। ऐसे करके आप सिंगल कट और डबल कट को आइडेंटिफाई करोगे। नाइफ टाइप फाइल आपने देख ली है। एक टाइप की फाइल है ये विक्सन पैरेलल एजेस साइड्स, यानी कि यहाँ पे देखो ये पूरा का पूरा जो इसका एंड है, यानी कि जो ये टिप है ये पैरेलल है, टेपर्ड नहीं है। टेपर्ड कौन से वाले केस में, देखो ज़रा यहाँ पर, ये देखो ये टेपरिंग एजेस आ रही है ना इसकी, ये टेपर हो रहा है ना, पैरेलल नहीं है ये। सिमिलरली ये वाले पे, इधर पे भी ये एंड में टेपर है, पूरा फ्लैट है यहाँ तक और उसके बाद में यहाँ पे टेपरिंग हो चुकी है इसकी। बट इस वाले केस में ये टेपर नहीं होगा, विक्सन टाइप में, पैरेलल एजेस एंड साइड्स वाले टाइप में। बाकी फाइल्स दी हुई हैं आपको, लेफ्ट साइड में उसका व्यू दिया हुआ है, लेफ्ट व्यू, यानी कि आप जब फाइल को ऐसे घुमा के देखोगे तो ये वाला पोर्शन एग्जैक्टली ऐसा दिखेगा और उसके बेसिस पे आप आइडेंटिफाई करोगे। तो जैसे इसको बोलेंगे हम लोग हाफ राउंड फाइल। हाफ राउंड क्यों बोलेंगे, क्योंकि एक साइड इसकी फ्लैट है और दूसरी साइड इसकी ऐसे करके सेमी सर्कुलर शेप में है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं हाफ राउंड फाइल। दूसरी में शेप देख लो इसका, एक का शेप है स्क्वायर, एक का शेप है सर्कुलर और एक का शेप है ट्राइंगुलर। तो उसके बेसिस पे हमने फाइल्स का भी नाम देके रखा हुआ है। अब इसमें ज़्यादा डिस्कस करने जैसा कुछ है नहीं, मैं आगे बढ़ता हूँ। और कौन सा है ये, चलो इस पे बाद में आएंगे, पहले चीज़ल ख़त्म करते हैं बच्चों। यस मिस्टर आकाश, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम हो गुतन मॉर्गन, व्हाट इज़ दिस। जितने नंबर ऑफ टीचर, ये तो लिख दिया ना जिनमें नहीं, कौन लिख रहा है, आकाश जल्दी लिख ले, आकाश जल्दी लिख ले। अरे यार आओ फ्रेंड्स खाना खा लो चलो होल्ड कर रहा हूँ अभी, मैं माइक को म्यूट कर रहा हूँ। बस बस मजाक बाद में, पहले वीडियो देख लो गाइस, डोंट वेस्ट टाइम। स्टॉप राइटिंग मनोज, आकाश स्टॉप राइटिंग। You are now muted. When people think of cold chisels, these are the two types that usually come to mind. You are now unmuted. ओके गाइस, चीज़ल्स को दो वे में क्लासीफाई करके रखा हुआ है, ये वीडियो शुरू होने से पहले बता देता हूँ। एक टाइप के होते हैं कोल्ड चीज़ल्स और दूसरे होते हैं हॉट चीज़ल्स। तो वैसे वाले चीज़ल्स जो कि हॉट मेटल फोर्जिंग के ऊपर काम करने में यूज़ होते हैं उनको बोलते हैं हॉट चीज़ल्स। और जो चीज़ल्स हम लोग ठंडे मेटल पे, यानी कि नॉर्मली जो हम लोग घरों में यूज़ करते हैं या फिर नॉर्मली जो यूज़ करते हैं चीज़ल्स, उनको हम लोग कोल्ड चीज़ल्स बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें से फ्रीज़र में रखना पड़ता है इस चीज़ल को, या फिर ये फ्रीज़र से निकली हुई चीज़ल है, ऐसा कुछ नहीं है। जिस मेटल के ऊपर आप काम कर रहे हो, अगर वो मेटल नॉर्मल कंडीशंस में है, रूम टेम्परेचर पे है, तो उसको हम लोग कोल्ड चीज़ल बोलेंगे। अगर उसको हॉट करके रखा हुआ है मेटल को और फिर चीजलिंग कर रहे हो, देन इट विल बी नोन एज अ हॉट चीज़ल। फाइन, पता नहीं मैंने जल्दी जल्दी बोल तो दिया, अभी उल्टा सीधा हो गया हो तो देख लेना अपने हिसाब से। चलो गाइस शुरू करते हैं। You are now muted. Mind. This is just a standard 1-inch cold chisel. Everybody has one of these. This is a cape chisel. It's not quite as common anymore, but it's basically just a narrow cold chisel that's designed to work in a confined space like a keyway. You'll notice that the cutting edge is wider than the rest of the chisel, and that's to make sure that it doesn't get wedged into a tight space. In order to give the cutting edge some support, the other cross section of the chisel is left quite wide. These are sturdy chisels that are designed to be used with pretty heavy hammers in order to remove a great deal of metal quickly. I use chisels that are quite a bit smaller than these for most of the work that I do. The one thing that most people don't understand anymore is that cold chisels are designed to carve metal the same way woodworking chisels carve wood. And just like a woodworker with his chisels, I have a lot of different chisels that do different jobs.
This is the slotting chisel that I use to clear away material between drill holes in thin sheet metal. This is another type of slotting chisel, although most people do call it a slot punch, and it's used on very heavy metal. It's square-faced like a punch, and just like the Cape chisel, the cutting edge is wider than the rest of the chisel so it doesn't get wedged into the metal as you're driving it through. I also have a number of small chisels that are shaped exactly the same way as woodworking chisels. They have a single bevel and they're thin in cross section so I can get into tight spaces. The single bevel design allows me to pare away pretty fine shavings with the chisel lying just about flat on the surface. The most common way to use a regular cold chisel is to drive it directly into the surface to create a fracture line to cut metal. You only need to drive the cold chisel in about a third of the thickness of the metal, and that creates a fracture line that allows you to break the metal away very easily. You are now unmuted. 1.25 की स्पीड सही है या नॉर्मल स्पीड सही है? 1.25 की स्पीड पे किसी को प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है सुनने समझने में? आ रही हो तो बोल देना फ्रैंकली। है कोई ऐसा, कोई भी ऐसा जीव जंतु प्राणी? ओके ठीक है, चलो शुरू कर रहा हूँ फिर मैं। You are now muted. Cold chisels get sharpened somewhere between a 50 to 60 degree angle. That is, the total included angle, the angle of both faces that I'm representing here with my fingers, adds up to around 50 to 60 degrees. It doesn't matter whether you're making a single bevel or a double bevel chisel, the angle is measured from both faces. Most of my chisels are sharpened to 60 degrees, but I do have some very light chisels that are used on fine work, and they're sharpened closer to a 50 degree angle. I do the rough grinding on a power grinder, but I really like this hand-cranked grinder for doing the final polish of the edge. Because I have control over the grinder, I can set the angle very accurately by resting the chisel right up against the grinding wheel without removing any material, and then I can start grinding to set that angle. I'm going to pick up a couple more of these grinders and set them up with sanding discs so I can work through a number of different grits without having to swap out the wheels. If I need the chisels to remove very fine shavings, I'll take the time to hone the edges the same way you would a woodworking chisel. This type of slot punch is used to shear the metal away between drill holes in heavy plate. They work best if the thickness of the punch is no more than half the diameter of the drill holes. You don't need to remove a lot of metal here, you just want to create an opening so that a chisel can get the rest of the metal out of the hole. Using the punch is pretty straightforward. You just set it right on top of the metal that you're trying to remove, and then you just drive it through with a heavy hammer. And then it's just a matter of using regular cold chisels to cut away the rest of the material. Normally I would hold the piece vertically in the vise and work across the jaws, but I was trying to set it up so you could see what I was doing. This is basically the same technique as cleaning up a through mortise in woodworking. You start from one side, work roughly halfway down, flip the piece over, and then work from the other side. You may have noticed that this is not the same piece of metal that I used to demonstrate the slot punch. That's because the camera wasn't on when I was doing that process and I had to redo it. But the drill holes were set up exactly the same way, and as close as I can get it, the material that was between the drill holes was exactly the same dimension.
Here you can see the amount of material that I'm able to move with these chisels. Once you get the chisels tuned up and you get used to thinking about this as just being another piece of wood, it goes pretty quickly. It's certainly a lot faster than filing all this stuff away. Here you can see how these smaller chisels easily fit inside this hole to clean up the rest of the material to a point where it really doesn't need any filing at all. Here I'm just using a narrow chisel to cut a shallow groove in the surface of the plate. You can use this same process to cut a keyway. I would normally drill out a series of holes and then remove the metal with the chisel, but I just wanted to demonstrate that it's sometimes just as easy to cut away the metal directly. Here's another application where a cold chisel is quicker than a file. I've laid out this groove with a couple of hacksaw cuts. Now I'm going to use the cold chisel to remove the remaining metal. So that's basically all you need to know about using the cold chisels that I use for the work that I do. If you haven't already watched my videos on forging and heat treating carbon steels, I'll have a link for those in the description. As well, I'll have a link. You are now unmuted. हाँ मेरे शेरों, पता चला चीज़ल के बारे में दोस्तों? जी ओके, चलो देखो फिर यहाँ पर बहुत सारी जो भी मोस्टली चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो तो उसने बता दी है। यहाँ पे एक पॉइंट उसने शायद छोड़ दिया है। जो पॉइंट है ये वाला, देखो यहाँ पे ये जो चीज़ल आपको दिख रहा है ना, ये है फ्लैट एंड कोल्ड चीज़ल। कोल्ड चीज़ल क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये कोल्ड मेटल के ऊपर काम करते हैं इस चीज़ल से। बट जो चीज़ आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये देखो, ये जो एज है इसका, जो कटिंग पॉइंट है, ये जो कटिंग पॉइंट है इसका, ये देखो कॉन्वेक्स शेप है। कॉन्वेक्स, पता है ना कॉन्वेक्स शेप कौन सा होता है? देखो कॉनकेव यानी कि अपने हाथों को ऐसे पकड़ लो सामने से, जैसे अपने मुंह के ऊपर हाथ लगाने वाले हो, दोनों हाथों को साथ में रख लो, जैसे पानी पीता है ना कोई दोनों हाथों से, वैसा। सो वो केव जैसा बन जाता है। तो ये बन गया कॉनकेव, CAVE केव, यानी कि कॉनकेव तो अंदर वाला पोर्शन है। बट उसके जस्ट ऑपोजिट वाला कॉन्वेक्स पोर्शन हो गया, जो कि वेक्स्ड आउटसाइड है, यानी कि ये वाला पोर्शन है इधर से बाहर वाला। तो ये कॉन्वेक्स शेप हो गया। ये जो नीचे वाला शेप होता है ना, ये यूजुअली कॉन्वेक्स शेप रखते हैं। और इसको रखने का एक मीनिंग है, बिकॉज अगर आप ये वाला शेप रखोगे तो जो ज़्यादा फोर्स लगेगा वो सेंटर में लगेगा, बाकी साइड में मटेरियल ख़राब नहीं होगा।
जो इसके साइड में है, चीज़ल के साइड में मटेरियल ख़राब नहीं होगा। जो भी फोर्स लगेगा मेटल के ऊपर वो सेंटर में लगेगा, तो ये अच्छी चीज़ है अपने लिए। सो ये फ्लैट कोल्ड चिज़ल। बाकी अलग अलग शेप है। देखो नॉर्मली जो एंगल उसने बोला कि 60 to 70 डिग्री रहेगा। कॉन्वेक्स शेप आपको मैं बता ही चुका हूँ कि किस तरीके से कॉन्वेक्स शेप रहेगा। डायग्राम से ही समझेंगे इन सारी चीज़ों को। डायमंड पॉइंट में देखो ज़रा, यहाँ पे स्क्वायर शेप रहेगा बट पॉइंटेड एजेस है, ये देखो। तो ये भी अलग अलग, जहाँ पे जिस तरीके से आपको ग्रुप बनाना है उसके बेसिस पे आप चीज़ल को यूज़ करोगे। सिमिलरली एक राउंड नोज टाइप चीज़ल है। तो ये सारी टाइप के हैं। ये है देखो गाइस, एक है सिंगल बेवल और एक है डबल बेवल। सिंगल बेवल यानी कि नीचे से एक इस साइड से ऐसे कट मरा हुआ है, जबकि डबल बेवल में यानी कि दोनों साइड में एंगल गिवन है। ये देखो ये वाला ऐसे करके वी टाइप में शेप होगा उसका, ऐसे करके। सिंगल में ऐसे रहेगा शेप। सो इस तरीके से हम लोग चीज़ल्स को क्लासीफाई करते हैं। और चीज़ल्स बेसिकली हमें कोई भी मटेरियल को काटने के लिए काम आ जाएंगे जो कि उससे कम स्ट्रेंथ वाले मटेरियल है। सो एनी मटेरियल, या फिर कोई भी मटेरियल जो इससे सॉफ्ट है, उस मटेरियल को काटना है तो हमें चीज़ल का यूज़ करना होगा। और क्या इसमें, और तो कुछ नहीं है यार बताने जैसा। बाकी तो इसको जब यूज़ करेंगे चीज़ल को तब पता चलेगा कि फोर्स कितना लगाना है, क्या कैसे किस तरीके से वर्क करना है। यूजुअली हम लोग इस चीज़ल को ना 60 डिग्री के आसपास होल्ड करके रखते हैं, या 85 डिग्री के आसपास होल्ड करके रखते हैं चीज़ल को जब चिजलिंग करनी होती है, सो दैट मेटल आराम से अच्छे से कटे। और क्या बताने जैसा है इसके अंदर। बाकी इसका साइज़ है, देखो इसका लेंथ है, इट्स 5 इंचेस से कम कभी मिलेगा नहीं आपको, ना ही 8 इंचेस से ज़्यादा यूजुअली मिलता है। सो 5 to 8 इंचेस के बीच में इनका लेंथ रहेगा चीज़ल्स का। बाकी और एक चीज़ है यहाँ पे देखो, इसका जो ये शैंक है, ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये 8 साइड से बना हुआ है, यानी कि ये हो गया ऑक्टागोनल टाइप। ऑक्टागोनल, हेक्सागोनल भी हो सकता है, डजेंट मैटर। तो ये है चिज़ल के बारे में। भाई और तो कुछ इसमें मेरे को लगता नहीं है बताने जैसा है। बाकी इसको मैं, कोई समस्या आ रही है तो बताओ। वो वीडियो में अपन ने देखा ना कितने अच्छे से स्मूथली उसने मटेरियल को काटा है विद द हेल्प ऑफ अ चीज़ल। अगर हम लोग वही चीज़ हैक्सॉ से लेने बैठते तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है हैक्सॉ करते करते। बट क्योंकि चीज़ल है, आपको ज़्यादा मटेरियल निकालना है, यूज़ चीज़ल। और ऐसा भी नहीं है कि आपको पूरा मटेरियल एंड तक कट करना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट वाला जो उसने वर्क पीस बनाया था, वर्क पीस कैसा था उसका, ऐसे ये सर्कुलर स्क्वायर शेप में था। उसने यहाँ पे कट मारा हल्का सा, इतना हल्का सा कट मारा, ज़्यादा अंदर तक नहीं मारा, और उसके बाद में बेंच वाइज में लगा के उसने इसको फोल्ड कर दिया, तो ये मटेरियल निप ऑफ हो गया, ये टूट गया, वहाँ से निकल गया था ये। तो इस तरीके से आप चीज़ल्स का यूज़ करोगे। और गाइस चीज़ल के साथ में इसका एक भाई हमेशा साथ में चलता है। जैसे संकेत के साथ में ध्रुव चलेगा, वैसे ही चीज़ल के साथ में हैमर चलेगा। दे विल गो हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड। चीज़ल के साथ हैमर, संकेत के साथ ध्रुव। सो यहाँ पे किसी को पता हो कोई समस्या हो तो। बाकी तो जो भी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं वो हम लोगों ने देख लिया है, वीडियो में भी देख लिया था कि चीज़ल को यूज़ कैसे करना है। कोई भी अच्छा सा हार्ड हैमर ले लो, चीज़ल के ऊपर लो। और ये जो डिफरेंट चीज़ल्स दिख रहे हैं, ये आपको खासकर ये मेटल वर्किंग के लिए है, इस टाइप का शेप रहेगा। अगर आपको वुड वर्किंग वाले चीज़ल्स पे काम करना है तो उसमें यूजुअली कैसा रहेगा, पीछे की तरफ में जो पोर्शन रहेगा ना इसका हैंडल, वो भी हल्का सा वुड टाइप में रहेगा। और ये वाले एजेस थोड़े से शार्प होते हैं। स्मूथ फाइल हाँ यूज़ करेंगे जिनमें फिनिशिंग के लिए, तो जो चीज़ आपको सही लगे फिर फिनिशिंग के लिए फाइल यूज़ कर लो, या फिर सैंड पेपर यूज़ कर लो। वट एवर यू वॉन्ट मैन, इट्स अप टू यू। फिनिशिंग के लिए तो फिनिशिंग वाले टूल्स को यूज़ करना पड़ेगा। हाँ देखो जो मैं बता रहा था आपको कॉन्वेक्स वाला, ये देखो यहाँ पे लिखा भी है, सिंस द कटिंग एज इज स्लाइटली कॉन्वेक्स द सेंटर पोर्शन रिसीव्स द ग्रेटेस्ट शॉक व्हेन कटिंग एंड द वीकर कॉर्नर्स आर प्रोटेक्टेड। सो वीकर कॉर्नर्स बच जाते हैं अगर ये कॉन्वेक्स शेप आपने दिया हुआ है। बीच वाले पोर्शन में ज़्यादा शॉक लगेगा, यानी कि ज़्यादा मटेरियल अच्छे से बीच वाले पोर्शन से कटना शुरू होगा। दैट्स हाउ इट गोज। इफ़ यू हैव एनी डाउट जस्ट लेट मी नो, और एल्स हम लोग आगे बढ़ें फिर। और एक मज़ेदार, अभी नए वाले टूल्स हैं, तो ये वाले टूल्स ख़त्म हो गए हैं, कटिंग टूल्स बेसिकली। अब हम लोग चलेंगे आगे की तरफ में, मेजरिंग टूल्स की तरफ। अपूर्व कुछ लिख रहा है। ओके सो गाइस, ये जो यहाँ पे ये जो स्लाइड है, इसके अंदर में डिफरेंट जो शेप हमने देखे थे उसी के बारे में डिस्कस करके रखा हुआ है। जैसे कि फ्लैट चीज़ल के बारे में बोल रहा है दैट
केप चिजल जो उसने ऑलरेडी पिछले वाले स्लाइड में यूज़ करा है, दैट इट इज़ जस्ट लाइक अ फ्लैट चिजल एक्सेप्ट द कटिंग एज इज़ वेरी नैरो एंड इट हैज़ द सेम कटिंग एंगल एंड इज हेल्ड एंड यूज्ड इन द सेम मैनर एज एन एनी अदर chisel. Rounded or semicircular grooves and corners that have fillets should be cut with a round nose chisel. This chisel is also used to recenter a drill that has moved away from its intended center. यानी कि आप इसको सेंटर पंच के जैसा भी यूज़ कर सकते हो. Similarly, diamond point chisel is tapered to a square cut, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि diamond point यानी कि नीचे की तरफ से स्क्वायर शेप रहेगा लेकिन वो pointed edge रहेगी. So उसको हम लोग diamond point chisel बोलेंगे. एंड मोस्टली हम लोगों को कोल्ड चीज़ल पे काम करना है बिकॉज हॉट चीज़ल के लिए अपने को फिर ब्लैक स्मिथ के जैसा कुछ बनाना पड़ेगा, मस्त वाली चीज़ें लोहा गर्म करके. कहते हैं ना लोहा ही लोहे को काटता है, वही उसी प्रिंसिपल पे काम करता है ये, उसी सिद्धांत पर ये कार्य करता है, इसकी कार्य प्रणाली उसी के ऊपर चलती है. आकाश द टिकटॉक गाय. चलो आगे बढ़े. सो चिजल्स हो गया, फाइल्स हो गए, कटिंग वाले टूल्स हो गए. अब आते हैं अपने मेजरिंग टूल्स की तरफ. मेजरिंग टूल्स में बॉयज़ एंड गर्ल्स सबसे पहला है स्टील रूल. ये जो स्टील रूल है इसका नॉर्मल साइज़ 30 सेंटीमीटर के आसपास रहेगा. बाकी एक साइड आपकी सेंटीमीटर्स या मिलीमीटर्स में ग्रेडेड रहेगी, दूसरी साइड आपकी इंचेस में ग्रेडिंग हो सकती है. और कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि पूरा का पूरा स्टील रूल इंचेस के अंदर ग्रेडेड हो और दूसरा वाला पोर्शन थोड़ा सा कम यानी कि उसकी फाइननेस दिखाने के लिए हो या रेजोल्यूशन दिखाने के लिए हो. तो दोनों टाइप के स्टील रूल यूज़ होते हैं. डिपेंड करेगा कि हम किस लोकेशन पे हैं और क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, उसके बेसिस पे हम लोग स्टील रूल को यूज़ करेंगे. स्टील रूल में जो इम्पॉर्टेंट वाली चीज़ है कि पीछे की तरफ में जब आप स्टील रूल को घुमाओगे पीछे की तरफ में एक्चुअली आपको एक कन्वर्जन टेबल मिल जाएगा, कन्वर्जन चार्ट मिल जाएगा, जहाँ पे आपको बताया रहेगा कि इंचेस को एमएम में कन्वर्ट कैसे करना है या एमएम को इंचेस में कन्वर्ट करना है तो कैसे करना है, किस से मल्टीप्लाई करना है या किस चीज़ से डिवाइड करना है. सिमिलरली उसके बाद में आपको अगर 5/16 कुछ लिखा हुआ है, 5/38 कुछ लिखा हुआ है, तो वो चीज़ एक्चुअली में क्या बोलना चाह रही है 5/38, तो वो आपको पीछे कन्वर्जन टेबल में आराम से मिल जाएगा और उसको यूज़ कर सकते हो आप. यूजुअली जैसे टैप हैंडल टैपिंग करते टाइम हम लोग देख रहे थे ना, इंटरनल थ्रेड बनाते टाइम हमने स्टील रूल की हेल्प ली थी, पीछे की तरफ जो रेफरेंस लिखा हुआ था उसको यूज़ किया था हम लोगों ने. सो ये है स्टील रूल. फ्लेक्सिबल रहेगा. अच्छा, इसको ज़्यादा मोड़ना भी नहीं है, नॉर्मली इसको स्ट्रेट रखना है जितना हो सके, बट वैसे तो ये फ्लेक्सिबल होता है. बट अगर आप इसको ज़्यादा छेड़खानी करोगे तो ये टूट भी सकता है. फ्लेक्सिबल स्टील रूल फिर भी टूट सकता है, इसको बेंड ज़्यादा करने की कोशिश नहीं करना है. फ्लेक्सिबिलिटी इसकी इसलिए बिकॉज थोड़ा बहुत अगर कर्व्स पे आपको कुछ मेजर करना है तो भी आप ये स्टील रूल को यूज़ कर सकते हो गाइस. सो ये चीज़ है स्टील रूल से रिलेटेड. बाकी इसमें तो समझाने वाली कोई बात नहीं यार, बचपन से हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं रूलर को, स्केल को, जिसको आप बोलते हो स्केल, वही है ये, बस इसका मटेरियल चेंज कर दिया है, स्टील बना दिया है, और कुछ भी नहीं है. नेक्स्ट आगे बढ़, अरे यार ये मज़ेदार है, एक बहुत ही मज़ेदार टूल है कॉम्बिनेशन सेट. कॉम्बिनेशन सेट एक्चुअली में गेस करो, मुझे बताओ कितने टूल्स का कॉम्बिनेशन है ये, कौन बता सकता है? गेस करो गाइस, कॉम्बिनेशन सेट कितने टूल्स का कॉम्बिनेशन है, बताओ इमीडिएटली. 5. अरे वाह, वेरी गुड अभिषेक, वेरी गुड. मनोज 4, वेरी गुड. पूरा जो सेट आता है, हाँ सुरेश बोलिए. 7. भाई ये पहले संतोष जी 7 वाला मुझे बता दो यार प्लीज़. 7 कौन कौन सी चीज़ें हैं, पहले संतोष को लिखने दो कुछ. संतोष बोलो. हाँ पूर्व, वो तो हम ये बताएंगे, पहले संतोष को कुछ बोलने दो यार. संतोष ने 7 लिखा है. आई वांट नो 7 कैसे. हाँ ठीक है, गैस कर लिया आपने, बट संतोष आई एम वेटिंग फॉर यू मैन, वेयर आर यू. बोलो. संतोष बोल के काय हो गया. अभी वो राजू श्रीवास्तव नहीं बोलता था संतोष,
ए संतोष ए संतोष बाहर आओ बोल के गायब हो गया साथ है, जज्बातों में बह गया। चलो गाइस, जहाँ तक मुझे लगता है इस कॉम्बिनेशन सेट में यूजुअली 5 टाइप के टूल्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं। 4 जो है चिन्मय वो देखने में लग रहे हैं, बट 5 हैं इसमें। एक्चुअली मैं बताता हूँ आपको कौन कौन से वाले हैं। देखो थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, बाकी इसका भी एक मस्त मज़ेदार वाला वीडियो है, इसको यूज़ करते कैसे वो भी मैं आपको बताऊँगा, और इसको यूज़ हम लोग खासकर करेंगे। तो ये वाला जो पोर्शन है, देखो ये जो ऐसे करके वी शेप बना हुआ है, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर हेड। ये हो गया नंबर 1, ठीक है। नंबर 1 ऐसे नंबरिंग दे रहा हूँ मैं, बस नंबरिंग आप किसी को भी कुछ भी देना शुरू कर सकते हो। जैसे नॉर्मल अपनी हाइड्रोकार्बन चेन है, वैसे कहीं से भी नंबरिंग देना आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो, आपके ऊपर कन्वेंशन है। अगर स्ट्रेट चेन है तो उसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है तो ओके। एनीवेज, सो सेंटर हेड है, इसका एंगल, ये वाला जो एंगल बन रहा है ना गाइस, दिस एंगल इज 90 डिग्री, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का एंगल है। फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट हो गया ये वाला। सेंटर हेड इसलिए है बिकॉज हम लोगों को ये सर्कुलर शेप यानी कि सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स का सेंटर मार्क करने में यूज होगा। ये चीज़ कहाँ से आई है या कहाँ पे यूज होगी, मैं आपको याद दिलाता हूँ। आपको याद है गाइस, वर्कशॉप में हम लोगों ने टर्निंग करी थी, एक रॉड थी, पिंस बनाने के टाइम पे हमने सिलिंड्रिकल शेप लिया था, इसको अटैच किया था हमने स्पिंडल के अंदर, स्टॉक के अंदर, है ना, हेड स्टॉक के अंदर हम लोगों ने इस रॉड को अटैच किया था टर्निंग मशीन में, मिलिंग मशीन में, और फिर हम लोगों ने टूल इसके पास रखा था और कटिंग करने से पहले यहाँ पे सेंटर देखा था कि ये सेंटर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जब आपको सेंटर मार्क करना है किसी भी सिलिंड्रिकल टूल या ऑब्जेक्ट का या फिर वर्क पीस का, देन यू विल यूज सेंटर हेड एंड आई एम गोना शो यू हाउ टू यूज इट। सो नंबर 1 इंस्ट्रूमेंट इज सेंटर हेड। दूसरा वाला जो इंस्ट्रूमेंट है, इट इज़ नॉर्मली अ प्रोट्रैक्टर, जो कि घरों में यूज़ करते हो, बचपन से यूज़ करते आ रहे हो, एंगल चेक करने के लिए कि कितने एंगल पे कौन सी चीज़ बनी हुई है या कितने एंगल पे आपको मार्क करना है या स्क्राइब करना है। 0 से लेके 180 डिग्री तक ये चीज़ें मेजर करके हमें बता सकता है, 0 से लेके 180 डिग्री तक। ये है दूसरा वाला डिवाइस, यानी कि दूसरा वाला इंस्ट्रूमेंट, प्रोट्रैक्टर हेड। दूसरा वाला है स्टॉक हेड। बच्चों, स्टॉक हेड में देखो ज़रा सॉरी, सेंटर हेड ट्राई स्क्वायर की तरह यूज़ कर सकते हैं क्या? अबे ट्राई स्क्वायर ये रहा, अभी बोलने वाला था मैं, देख ले सुरेश, ये रहा स्क्वायर हेड आ गया अपना। ये देखो, ये रहा आपका ट्राई स्क्वायर, जिसको आप प्रिसीजन स्क्वायर भी बोलते हो। ये रहा एंगल 90 डिग्री, तो उसके जैसा भी आप इसको यूज़ कर सकते हो इसके कॉम्बिनेशन से और इसके कॉम्बिनेशन से। सिमिलरली आपको गाइस ये जो एक पर्टिकुलर फेस दिख रहा है ना, ये एंगल है 45 डिग्री का, ये एंगल 45 डिग्री का एंगल है, दिस इज़ 45 डिग्री एंगल। सो आपके पास में इसमें 2 चीज़ें आ गई है अभी। सो एक एंगल 45 डिग्री और एक 90 डिग्री वाला। तो कोई भी 2 सर्फेसिस को अगर आपको चेक करना है वेदर दे आर परपेंडिकुलर और नॉट, यू यूज़ दिस सर्फेस। चेक करना है कि 45 डिग्री पे है या नहीं है, तो आप ये वाला सरफेस यूज़ करोगे। और एक चीज़ है, अरे वाह यार, यहाँ पे तो 6-7 कुछ इंस्ट्रूमेंट है। देखो और मज़ेदार चीज़ है यहाँ पे गाइस, देखो कितने हो गए, 3 हो गए ना, ये 1 2 3 3 हो गए ना। अभी इसके अंदर ये जो आपके पास में जो ट्राई स्क्वायर जैसा लगा हुआ स्क्वायर हेड है, इसमें देखो 2-3 इंस्ट्रूमेंट और है छुपे हुए, छुपके से छुपे हुए। एक है ये वाला लेवल वाला, स्पिरिट लेवल, जो हम लोग यूज़ करते हैं ना घरों में या फिर वर्कशॉप के अंदर, लेवल चेक करने के लिए वेदर इट इज़ हॉरिजॉन्टल और नॉट। ये चीज़ भी आप यूज़ कर सकते हो, दिस इज़ अ स्पिरिट लेवल जो कि एम्बेडेड है इसके अंदर में। और एक चीज़ है यहाँ पे स्क्राइबर लगा हुआ आपको दिखेगा ये, तो आप इसको खोलोगे, जैसा नट खोलते हो या स्क्रू खोलते हो, आप इसको खोलो, बाहर निकालो, सिंपली ऐसा पॉइंटेड एजेस जैसा एक स्क्राइबर आपको मिल जाएगा और स्क्राइब कर सकते हो, आप मार्क कर सकते हो किसी भी सरफेस के ऊपर, पेन टाइप। वेरी गुड सुरेश। जैसे नोटबुक आती है माइक्रोसॉफ्ट की या फिर जो भी टच स्क्रीन वाले लैपटॉप होते हैं जहाँ पे पेन अवेलेबल रहता है। तो अभी देखो कितने टाइप के हो गए यार, ये संतोष ने तो सही बोला था, मुझे लग रहा है ऐसा। देखो 1 2 3 4 5। और एक चीज़ है यहाँ पे देखो, एक ये जो फाइनली है अपना स्टील रूल। ये स्टील रूल बस नॉर्मल स्टील रूल से थोड़ा सा डिफरेंट होगा कि इसके पीछे की तरफ में आपको यहाँ पे ग्रूव मिल जाएगा भाई, ये ग्रूव मिलेगा, स्लॉट मिलेगा, पूरा थ्रू स्लॉट मिलेगा यहाँ तक,
यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा थ्रू स्लॉट मिलेगा। सो ये स्क्रूज है, एडजस्टिंग स्क्रूज हैं। आप इसको इस पूरे प्रोटेक्टर को कहीं पर भी स्लाइड कर सकते हो, किसी भी जगह पे, जिस जगह पे आपको रोटेट करना है। तो ये छः डिवाइसेस हो गए भाई, 6 इंस्ट्रूमेंट्स हो गए इसी के अंदर, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन सेट। कॉम्बिनेशन सेट। और किसी भी इंस्ट्रूमेंट के साथ में आपको ये स्टील रूल तो चाहिए। इन तीनों में से किसी भी इंस्ट्रूमेंट के साथ में आपको एक स्टील रूल तो चाहिए ही। तो स्टील रूल आपको मस्ट है। ये है कॉम्बिनेशन सेट, समझे बच्चों? ओके, कॉम्बिनेशन सेट का वीडियो मैंने वैसे सच निकाला तो नहीं था, बट लेट्स सी कॉम्बिनेशन सेट वाला। यार ज़्यादा 11 मिनट का वीडियो है, 11 मिनट का वीडियो है। चलो एक ये वाला देख लो फिर, छोटा सा वीडियो है, ये वाला देखो। होल्ड माड़ी। There you go, boys. Enjoy the show. G'day, Michael You are here. now muted. I'm making further progress on the rotunda, and I'm up to, what would you say, tricky angles, bringing joints, hinges that I've things, and that's brought me to some specialised tools that I have here, Focus. I've got this protractor with the set. These are basically engineering combination square sets. This is a Limit brand, which is, good. This contrivance here is for finding the centre of a circle. In a second I'll assemble that and show you that in play. But for the moment I'm using obviously the square, which gives me, it gives you the opportunity of using it as a gauge and as a square, and also to give you solid 45-degree angle miters. They've got like a measuring scale on it, Focus, but how can I say, I don't find myself using that scale very often. Okay, now this is probably a slightly higher grade finish and accuracy, and that's the Mitutoyo. Now you can see I've got it. I wish this thing would focus. Come on. All right, so you can see here they've got a scale on here as well, but how can I say, it's difficult to use, and you can see because it's got a legacy of imperial measurements, the blade is 12 inches long, it's not 300 millimeters long. So for metric it's only good from one end, and you can't, it's a mess when you go from the other end. If it was all metric then it would be very good to use, but it's made very accurately at that. Now the protractor scale, Focus, is, degree increments. That's really not quite fine enough for most of the jobs, and certainly not for these miters and things. So they look very fine, but the scale is actually pretty close to useless. And I don't know whether you realise how much I've zoomed in there, but well, you can see there's millimetres in that scale. So the whole field of view in width here is about 3 inches, or 75 millimetres. Okay, now the combination square stock, come on, Focus. Combination square stock has got this little contrivance in the end. Now some of them unscrew, some of them just pull out with some sort of taper catch. Now basically that's a scoring pin, so you can use to mark metal, or basically mark materials with. So you score a line rather than using a pencil, you get an increased accuracy. But I find myself not using that very often. Probably mostly use it on aluminium, funny enough. But on woodwork you can't mark the product, so we've got to use like a sharp pencil if we're going to use precise mark. Alright, so that goes in the stock. I'm going to put this camera down in a second. Okay, I couldn't find a very good example, but if I had, say, a circular length or a dowel or something, I could use it to find the centre. But I'm going to use this pulley as an example. Now the way this works is the two faces of the stock are at 45-degree angle to that edge, and that edge goes dead on the centre. Focus. On the centre. So right on that edge of the blade, depending
depending on how accurately these things are made, gives you a centre line, a line that goes straight through the centre of a round object. So focus, blimey. Yeah, so you've got the ability to mark a line that goes through the centre. Now all you have to do is go approximately at a right angle to that, and it'll give you a centre line. What have I done? Very hard to hold the camera and show you what I'm doing. Okay, so you would score two lines, and where those two lines intersect is the centre of your object. So this has got a hole in the centre, so it's not really something I'd use for here, except for maybe giving me a line to drill maybe a grub screw into that pulley. Yeah, so these combination sets have got, you know, a number of uses, and I've got two of them, and I've got two of them for a reason. And that reason is, of course, when there's a blade in one device, like in the protractor stock, and one in the centering stock, I'm out of blades for the square stock. So I very rarely need all three, but I certainly do need two in combination. So with the job that I'm doing now, I've got fancy miters and things. Now here's the top edge of these parts, and here we have the opposite end, and where those components will go is ultimately meeting into this corner, and then G'day, Michael. You are now unmuted. बस आया मज़ा, टाइम भी हो गया क्लास का। ये है कॉम्बिनेशन सेट, और भी अच्छे तरीके से यूज़ नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में। अभी तो फ़िलहाल सेंटर हेड का यूज़ था। चलो ठीक है, थैंक यू गाइस, अटेंडेंस हो गई है। enjoy your day, enjoy your classes, see you।